अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूनिक आइटम्स। ईटा के पास पेपर्स में से पेडागोजी का एक पोर्शन मैंने लिया है। ये 2022 से पहले के कुछ पास पेपर्स का पोर्शन है और ऑलरेडी मैं 2 पार्ट्स अपलोड कर चुका हूँ पेडागोजी के ईटा के पास पेपर्स में से। होपफुली ये आपको पेडागोजी की प्रिपरेशन में यूज़फुल हो सकता है किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे NTS हो, PSC, ईटा एट्सेट्रा। तो आपसे गुजारिश है कि अगर चैनल पे पहली दफ़ा आएँ तो सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस भी आपको मिल जाएं। शुरू करते हैं। महविश अंडरटेक्स एक्टिविटीज़ इन द स्कूल फॉर हर ओन एन्जॉयमेंट, इट इज़ बिकॉज शी इज़। महविश एक्टिविटीज़ करती है स्कूल में, अंडरटेक्स एक्टिविटीज़ इन द स्कूल फॉर ओन एन्जॉयमेंट, अपनी एन्जॉयमेंट के लिए। वो क्यों करती है? बिकॉज she is extrinsically motivated, intrinsically motivated, not self motivated, careless। अब अगर वो एक्टिविटीज़ अंडरटेक करती है तो केयरलेस तो वो नहीं है, नॉट सेल्फ मोटिवेटेड, मोटिवेटेड तो वो है, डेफिनेटली है। हमने देखना है कि एक्सट्रिंसिकली मोटिवेटेड है या इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड है। तो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन ये होती है कि आपको बाहर से जब कोई स्टिमुलस आपको मिलता है, फॉर एग्जांपल आप एक्टिविटीज़ अगर करेंगे तो आपको कोई रिवार्ड अगर मिले, आपको कोई इनाम मिलने जा रहा हो, तो फिर आप जब काम करेंगे तो दैट विल बी एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। तो आप विद इन यूर सेल्फ, अंदर से आप मोटिवेटेड हैं, अपनी इंजॉयमेंट के लिए आप कर रहे हैं, तो दैट इज़ इंट्रिंसिक मोटिवेशन। तो शी इज़ इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड, दैट्स वाई शी अंडरटेक्स द एक्टिविटीज़। इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ स्टूडेंट सेंटर्ड क्लासरूम इज़। स्टूडेंट सेंटर्ड क्लासरूम का इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या है? क्वेश्चन आंसर्स होते हैं उसमें, हैप्पीनेस एंड फ्रीडम, स्टूडेंट्स लर्निंग एक्टिविटीज़ होती हैं या टीचर्स एक्टिवनेस। स्टूडेंट सेंटर्ड क्लासरूम जो है तो उसमें टीचर एक्टिवनेस बेशक हो, लेकिन वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। हैप्पीनेस एंड फ्रीडम भी होती है, क्वेश्चन आंसर्स भी हो सकते हैं, बट एकेडमिक सेंस में अगर देखा जाए तो स्टूडेंट सेंटर्ड क्लासरूम में स्टूडेंट्स लर्निंग एक्टिविटीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये इनका होना बहुत ज़रूरी है। The degree to which the students understand the course content can be determined by the technique of। आप ये समझना चाहते हैं कि बच्चों ने कोर्स कंटेंट कितना सीखा है, कितना समझा है, तो आप कैसे करेंगे? स्कोरिंग के जरिए, ग्रेडिंग, असेसमेंट या आइटम एनालिसिस। आइटम एनालिसिस से मुराद ये होती है आपका जो टेस्ट होता है, आपका जो असेसमेंट जब आप बनाते हैं तो उसमें जो आइटम्स होते हैं, उसमें जितने भी आपने क्वेश्चन डाले होते हैं तो उनका एनालिसिस करते हैं, उनको देखते हैं कि वो डिफ़िकल्ट हैं या इजी हैं, ये आइटम एनालिसिस होती है। तो ये स्कोरिंग और ग्रेडिंग तो असेसमेंट के सब पार्ट्स हैं। विद इन द असेसमेंट जो है ना ये चीज़ें आ जाती हैं, स्कोरिंग और ग्रेडिंग। तो आप देखना चाह रहे हैं बच्चों की कोर्स कंटेंट उन्होंने कितना सीखा है, नहीं सीखा, वो असेसमेंट के ज़रिए आप करेंगे, उनकी असेसमेंट लेंगे। The SR psychologists recommend teachers to use theory of learning for। सबसे पहले देखें कि SR साइकोलॉजिस्ट क्या हैं। SR साइकोलॉजिस्ट बेसिकली स्टिमुलस रिस्पांस साइकोलॉजिस्ट, जिन्होंने स्टिमुलस रिस्पांस पे काम किया है, वो ये रेकमेंड करते हैं कि टीचर्स थ्योरी ऑफ लर्निंग क्यों पढ़ें, क्यों इस्तेमाल करें। तो ये जो SR थ्योरी है ना, सेंट्रल टू द प्रिंसिपल ऑफ कंडीशनिंग, दे आर बेस्ड ऑन द एजम्पशन दैट ह्यूमन बिहेवियर इज लर्नड। तो वो कहते हैं ना SR साइकोलॉजिस्ट के, ह्यूमन बिहेवियर, इंसानी रवैया जो है ना वो सीखा जाता है, रवैया लेके बच्चे पैदा नहीं होते। तो इसमें एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, इन्होंने सबसे पहले काम किया था इसके ऊपर। और SR साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि आपको कोई स्टिमुलस होता है, मिलता है, उसके ऊपर आप रिस्पांस देते हैं तो आपके बिहेवियर को मॉडिफाई किया जाता है, आइदर विद द रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट। तो इसमें इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के लिए, बिहेवियर मॉडिफिकेशन के लिए, सोशल लर्निंग या कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो ये SR साइकोलॉजिस्ट बच्चों के बिहेवियर को मॉडिफाई करने के लिए उन्होंने बहुत सारे तजर्बात किए हैं, एक्सपीरियंसेस किए हैं। उन्होंने देखा है कि कुछ बिहेवियर्स हैं उनको कम किया जा सकता है पनिशमेंट के ज़रिए, और कुछ बिहेवियर है उनको रीइंफोर्समेंट के ज़रिए उन बिहेवियर को आपके अंदर लाया जा सकता है। तो दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि SR साइकोलॉजिस्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग रेकमेंड करते हैं ताकि आप बिहेवियर मॉडिफिकेशन कर सकें बच्चों के। अकॉर्डिंग टू द ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, लर्निंग इज बेस्ड ऑन। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी जो है ना, उसके अकॉर्डिंग लर्निंग किस पे बेस करती है? एसोसिएशन, ऑब्जर्वेशन, कंसिक्वेंसेज और मोटिवेशन। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग बेसिकली एसोसिएटिव लर्निंग थ्योरी है, थ्रू विच द स्ट्रेंथ ऑफ ए बिहेवियर इज मॉडिफाइड बाय रीइंफोर्समेंट ऑफ पनिशमेंट। ये भी SR, वही जो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, SR साइकोलॉजी है ये भी।
तो किसी भी बिहेवियर को आप मॉडिफाई कर सकते हैं रीइंफोर्समेंट या पनिशमेंट के ज़रिए से। तो ये BF स्किनर ने एक एक्सपीरियंस किया था, उसमें उन्होंने रैट के ऊपर एक्सपीरियंस किया था कि रैट को जब ग्रीन लाइट ऑन होती थी, अगर वो लीवर को प्रेस करता था उसको फूड पैलेट्स दिए जाते थे, लेकिन अगर रेड लाइट ऑन होती थी और वो लीवर को प्रेस कर ले तो उसको इलेक्ट्रिक शॉक, एक करंट उसको लगता था। तो इस तरह से रैट ने ये सीख लिया कि जब रेड लाइट ऑन हो तो लीवर को प्रेस नहीं करना, बल्कि ग्रीन लाइट ऑन हो तो लीवर को प्रेस करना है। तो ये ऑपरेंट कंडीशनिंग है, इसमें एसोसिएटिव लर्निंग है, ये SR थ्योरी है, स्टिमुलस रिस्पांस रीइंफोर्समेंट के जरिए आपके बिहेवियर की मॉडिफिकेशन होती है। तो ये एसोसिएटिव लर्निंग थ्योरी है बेसिकली ऑपरेंट कंडीशनिंग। अकॉर्डिंग टू PIA, लर्निंग ऑफ ए चाइल्ड ओनली ड्यू टू रिफ्लेक्स एक्शंस अकर्स इन द डाइट स्टेज। आपको पता है PIA के जो है ना 4 स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट हैं, इसमें हमने देखना है कि सेंसरी मोटर स्टेज है, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल या फार्मर ऑपरेशनल। कौन से स्टेज में बच्चा जो है ना तो रिफ्लेक्स एक्शन के ज़रिए से वो सीखता है। तो सेंसरी मोटर स्टेज एक ऐसा स्टेज है जिसपे बच्चा जो है ना रिफ्लेक्स एक्शन के ज़रिए से चीज़ों को लर्न करता है। थोड़ा थोड़ा हम देखते हैं इनके स्टेजेस को। तो ये आप देख सकते हैं कि सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल और फार्मर ऑपरेशनल, ये 4 स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट PIA ने ये दिए हैं और डिफरेंट इसमें एज ड्यूरेशन है। तो इनकी डिटेल्स हम इंशाल्लाह फिर कभी किसी लेक्चर में देखेंगे। मैं आपको बताता हूँ रिफ्लेक्स एक्शन क्या चीज़ है कि सेंसरी मोटर स्टेज में बच्चा बर्थ टू 2 ईयर्स क्या करता है कि अपने जो रिफ्लेक्स एक्शंस है ना वो स्पॉन्टेनियस एक्शंस होते हैं, इंस्टेंटेनियस एक्शंस होते हैं, बगैर सोचे समझे कुछ एक्शंस होते हैं। जैसे आप क्या करते हैं कि सकिंग करते हैं या हाथ पाँव वगैरह मारते हैं और हेड शेक करते हैं। तो ये एक्शंस होते हैं, इनके ज़रिए बच्चा इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करता है, कम्युनिकेशन करता है। तो ये रिफ्लेक्स एक्शन होता है। तो ये सेंसरी मोटर स्टेज में ये बच्चा करता है। Conflict is a stimulus for learning and determines the organization and nature of matter learned. This is an assumption in. अब ये स्टिमुलस लर्निंग, स्टिमुलस रिस्पांस वगैरह ये जो है ना ये आपको पता है बिहेवियरिज्म की बात है। तो थोड़ा थोड़ा हम देख लेते हैं इनको, कंस्ट्रक्शनिज्म, ह्यूमनिज्म, कॉग्निटिविज्म, बिहेवियरिज्म। तो ये स्टिमुलस की बात जो है ना बिहेवियरिज्म में होती है, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ह्यूमनिस्टिक लर्निंग में बच्चे को जो है ना क्या दिया जाता है कि उसको फुल आप कह सकते हैं उसको इनकरेज किया जाता है ताकि अपनी इंटरेस्ट के मुताबिक वो सब्जेक्ट भी चूज़ कर सके और उसकी इंटरेस्ट के मुताबिक उसको पढ़ाया जाता है। बिहेवियरिज्म में वही SR थ्योरी होती है, स्टिमुलस रिस्पांस रीइंफोर्समेंट, और बिहेवियर को पॉजिटिव या नेगेटिव रीइंफोर्समेंट के ज़रिए, पॉजिटिव या नेगेटिव आप जब उसके ऊपर क्या करते हैं पनिशमेंट देते हैं या रीइंफोर्स करते हैं तो बिहेवियर या तो कम होता है या फिर वो बिहेवियर पक्का हो जाता है। तो कॉग्निटिविज्म में तो ये लर्निंग थ्योरी है जिसके अकॉर्डिंग जो है ना तो थॉट प्रोसेस और एक मेंटल प्रोसेस समझा जाता है लर्निंग को, ठीक है। तो ये कॉग्निटिविज्म है। तो कंस्ट्रक्शनिज्म में बच्चा जो है ना तो एक्सपीरियंसेस के ज़रिए नया नॉलेज कंस्ट्रक्ट करता है। तो ये थोड़ा थोड़ा मैंने आपको डिफरेंट थ्योरीज के बारे में बताया है। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है व्हेन रेफरिंग टू ब्लूम्स टैक्सोनॉमी रिमेंबरिंग रेफर्स टू। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में रिमेंबरिंग क्या है? रिकॉग्नाइजिंग एंड रिकॉलिंग, कंस्ट्रक्टिंग मीनिंग्स, कैरी आउट प्रोसीजर्स, ब्रेकिंग कंसेप्ट्स। तो ये ब्रेकिंग कंसेप्ट्स तो ये एनालिसिस है। तो कंस्ट्रक्टिंग मीनिंग्स ये नॉलेज कम्प्रीहेंशन, ये कम्प्रीहेंशन में आ जाता है। तो ये रिमेंबरिंग बेसिकली रिकॉग्नाइजिंग एंड रिकॉलिंग है, किसी चीज़ को याद रखना। तो ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के डिफरेंट लेवल्स हैं, नॉलेज कम्प्रीहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन। ये डिटेल से हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। अकम्प्लिश्ड टीचर इज़ वन हु, अकम्प्लिश्ड टीचर जो है वो क्या करता है? कवर्स सिलेबस ऑन टाइम, स्टेज फुल टाइम ड्यूरिंग हिज लेसन, ये काम भी करने चाहिए उसको। मेंटेन्स डिसिप्लिन, कैप्चर्स एंड सस्टेन्स द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स। तो एक अच्छे टीचर के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज लेक्चर वो बच्चों का जो इंटरेस्ट है बच्चों की उसको सस्टेन कर सके, उसको कैप्चर कर सके। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। अप्रोप्रिएट टीचिंग स्ट्रेटजी फॉर द टैलेंटेड स्टूडेंट्स। टैलेंटेड स्टूडेंट्स के लिए अप्रोप्रिएट टीचिंग स्ट्रेटजी क्या है? सुपरविजन, इंस्पिरेशन, गाइडेंस, फैसिलिटेशन। तो ये सुपरविजन, इंस्पिरेशन, सुपरविजन की उसको ज़रूरत तो है, इंस्पिरेशन की भी है, गाइडेंस की भी है, लेकिन चूँकि टैलेंटेड बच्चा आपका जो काम होता है, एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो बहुत जल्दी कर लेता है, उसको मज़ीद फैसिलिटेट किया जाता है, उसको मज़ीद चीज़ें दी जाती हैं ताकि
वो अपने जहन के मुताबिक अपनी जो रूटीन की जो क्लास की एक्टिविटीज़ होती हैं उनसे बड़ी चीज़ को वो करे, हायर लेवल के का काम करे, वो एक्टिविटीज़ थोड़ी कम्प्लेक्स टाइप की एक्टिविटीज़ करे, तो ये फैसिलिटेट करते हैं आप उसको, तो ये उसके लिए ज़रूरी है। द प्राइम फोकस ऑफ सेकेंडरी लेवल टीचिंग लर्निंग प्रोसेस शुड बी ऑन स्टूडेंट्स। तो सेकेंडरी लेवल टीचिंग लर्निंग में प्राइम फोकस क्या होना चाहिए? बच्चे की थिंकिंग, मोटिवेशन, अटेंशन, कम्युनिकेशन। तो इस लेवल पे आप कम्युनिकेशन पे जोर देते हैं, सेकेंडरी लेवल पे कम्युनिकेशन जो है ना मेन फोकस होता है। तो ये था आज का लेक्चर। इसमें एसएसटी और दीगर जो एग्ज़ाम्स हैं 2022 के से पहले के हमने पेडागोजी के कुछ एमसीक्यूज़ डिस्कस किए। होपफुली आपको कुछ फ़ायदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।